वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर में मज़ीद तोसी का ऐलान कर दिया। इससे पहले हमने देखा था कि मुज़ाकरात का दौर कल इस्लामाबाद में शुरू होना था और एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील पे जो है ईरान पे हमले जो शुरू होने थे, इस हवाले से उनका बयान मौजूद है कि सीज़ फायर में जो है मज़ीद तोसी कर दी जाएगी। जिसके बाद हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान भी आया है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल रात 11:15 के करीब हमने देखा कि जेडी वेंस के बारे में खबर आई कि उन्होंने अपना जो दौरा है वो मौखर कर दिया है और इसे रीशेड्यूल जो है वो किया जा सकता है। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की नाकाबंदी पे डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ये जारी रहेगी, जबकि UN सिक्योरिटी काउंसिल में ईरानी मंदूब का कहना था कि अगर अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पे ब्लॉकेड हटा देता है तो फिर ईरान मुज़ाकरात करेगा। और अब से कुछ देर पहले एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है कि जुम्मे के रोज़ जो है वो अच्छी खबर, खुशखबरी जो है वो मिल सकती है, यानी ईरान और अमेरिका एक बार फिर जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ सकते हैं। जबकि ईरानियों की जानिब से ये कहा गया है कि वंस अगर ये पाबंदी ख़त्म हो जाएगी स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पे तो हम मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन अगर इस दौरान कोई जारियत की जाती है तो ईरान जो है वो अपनी आवाम के लिए, अपने हुकूक के लिए जो है अमेरिका पे हमला भी कर सकता है। और स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पे हमने कशीदगी भी देखी। अब से कुछ देर पहले ये खबर सामने आई कि ईरानियों की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे जो 2-3 जहाज़ गुजर रहे थे उसे भी ईरानियंस ने जो है वो टारगेट किया है। और ये बताया जा रहा था कि अहकामात मौसूल थे, उसके बाइस भी जहाज़ों ने जो है वो खिलाफ वर्जी की, जिस पे ईरान ने जो है वो फायरिंग भी की, हमला भी किया गया। और ये बताया जा रहा है कि गालिबन एक जहाज़ जो है वो इस वक्त ईरानी तहवील में है। अमेरिकी सेनेटर एलिज़ाबेथ वॉर्न ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को एक कोने में ला खड़ा किया है। वाज़ेह रहे कि अमेरिकन में इस वक्त एक प्रोटेस्ट की लहर जो है वो जारी है और डोनाल्ड ट्रंप को वाज़ेह तौर पे कह दिया गया था कि इसराइल की जंग है जो खुद डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को लड़ रहे हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ तो मौजूद है जावेद राना, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। शुक्रिया जी। राना साहब, कैसे देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सीज़ फायर में तोसी कर दी है? अगर पुराने बयानात को देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि सीज़ फायर में तोसी नहीं की जाएगी, अगर ईरान से मुज़ाकरात मुआहिदा नहीं होता तो फिर हम ईरान पे हमला करेंगे। लेकिन एक बार फिर जो है एक अच्छी खबर सामने आई है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जिक्र भी किया है उन्होंने अपने पैगाम में। क्या कहेंगे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह फंसा हुआ है और एक नफ्सियाती मरीज है ये शख्स। ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा, सैकड़ों जो अमेरिका के अंदर हमारे नफ्सियात हैं उन्होंने यही कंक्लूड किया है। और फिर ये सिचुएशन रूम में भी एक आध दफा गया जब जंग हो रही थी तो ये इसको पैनिक अटैक हुए हैं, नर्वस इसका ब्रेक डाउन हुआ है। तो अब व्हाइट हाउस में और पेंटागन में वो ज्यादा इसको कुछ बताते नहीं है, इसके जहन का कुछ पता नहीं चलता। इसमें जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है उनका, उससे जो है न्यूक्लियर कोर्स भी मांगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो साइकोलॉजिकली इनस्टेबल हो चुका है। और अभी अगर उनके जो आखिरी लफाज हैं अगर उस पर हम यकीन कर लें तो ये जो सीज फायर है अमलन इसका मतलब ये है कि अब जंग नहीं होगी और मुज़ाकरात होते हैं या नहीं होते हैं, कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, लेकिन अब जंग नहीं होगी। ये इसका एक अंडरलाइन मैसेज है, क्योंकि इसके अंदर कोई डेडलाइन नहीं है, कोई सर्टन पीरियड जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया। पाकिस्तान जो है कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को फेस सेविंग दे दे। अमेरिका बहुत बुरी तरह फंस चुका है। देखें, एक बड़ी खौफनाक हकीकत ये है कि अमेरिका के जो अड्डे हैं तकरीबन तमाम तबाह हो चुके हैं, उनका रडार सिस्टम तबाह हो चुका है मिडल ईस्ट के अंदर। और अब वो नेवल ब्लॉकेड जो किया हुआ है ये अमेरिका के अंदर ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहे हैं कि देखें हम ईरान को मजबूर कर रहे हैं और कि वो हमारे साथ मुज़ाकरात करे। ऐसा ईरान जो है आप जानती हैं कि उसने साफ कह दिया कि जब तक आप एक धमकियों का और खौफ का जो एनवायरनमेंट है वो खत्म नहीं करते तो हम मुज़ाकरात पे नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल में जो आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता ये जंग दोबारा होगी। अगर ये मुज़ाकरात हो गए ठीक है, अगर ना भी हुए तो अमेरिका जो है यहाँ से वापस चला जाएगा
और जो गल्फ स्टेट्स के नॉर्थ हैं वो कह रहे हैं कि हमें इन पे कोई यकीन नहीं है, ये हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके। जो अमेरिका की मिलिट्री बेसिस थी वो हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव हुई हैं और उसकी वजह से ईरान ने हमारे ऊपर हमला किया है। तो वो अभी एक सिक्योरिटी शेल्टर्स ढूंढ रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है, तुर्की जावेद का राना भी आ साहब, रहा है। आप क्या समझते हैं कि जुम्मे या फिर हफ्ते के रोज़ जो हैं एक बार फिर मुज़ाकरात का दौर शुरू हो सकता है इस्लामाबाद में, अगर हालिया बयान देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप का? देखिए, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को फिर जो नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के इर्द-गिर्द, उसको खत्म करना पड़ेगा। बात यह है कि नेवल ब्लॉकेट को रिटेन करना जो है टेनेबल नहीं है। टेनेबल इसलिए नहीं है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को ये ख्याल है कि मैं ईरान की जो ऑयल सेल है उसको मैं ब्लॉक कर रहा हूँ और ईरान जो है मजीद फाइनेंशियली क्रिपल हो जाएगा। नहीं, आप ये देखेंगे ये तो एक माइनर पिक्चर है। जो बड़ी पिक्चर ये है कि दुनिया भर की जो इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से क्रिपल हो रही है और अगर अमेरिका ने भी ब्लॉकेट जारी रखा और ईरान ने भी जारी रखा तो वो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही मौसर अंदाज में दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। तो इसलिए अमेरिका के लिए ये ऑप्शन नहीं है कि इस नेवल ब्लॉकेट को वो ज्यादा अरसे तक अपनी जगह पे रख सके। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर मुज़ाकरात होते हैं, उस हवाले से तो आपने अपना कमेंट दे दिया है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि सीज़ फायर को क्या हम ये समझ सकते हैं कि टाइम बाई किया जा रहा है? इससे पहले भी जब दो मुज़ाकरात हुए थे तो मुआहदा होने के करीब था, निकात पे भी डिस्कशन हो गया था, इसराइल और अमेरिका ने मुश्तरका हमला कर दिया था ईरान पे। तो ये जो मुज़ाकरात की आड़ में हम देखेंगे कि या तो इसराइल जारियत करेगा अमेरिका के साथ मिलकर? देखिए, इस वक्त की सूरत बड़ी वाज़ेह हो चुकी है। अब इसराइल को भी इस चीज का अंदाजा हो गया है कि ईरान एक हकीकत है। इसराइल को उसके साथ रहना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। ईरान को जो फौजी लिहाज से स्ट्रेटेजिकली तक जो है वो आप शिकस्त नहीं दे सकती और जो ईरान के पास मिसाइल का स्टॉक फाइल है वो बहुत बड़ा है। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता 15-20 दिनों में ईरान जो खास तौर पर ये जो सीज फायर एग्रीमेंट है, इस दौरान चाइना ने और रशिया ने जिस किस्म के उनको हथियार चाहिए थे वो दे दिए। तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज भी हो सकता है। अच्छा, ये कदा कलाम की माजर चाहूंगे, आपने कहा था कि जो हथियार है वो दे दिए हैं। इस वक्त जो ईरानी कार्गो अमेरिका की तहवील में है तो न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिख रहा है कि उसमें अस्करी चीज़ों से रिलेटेड भी उस कार्गो में ऐसी चीज़ें मौजूद थी जो कि ईरानियंस को इस जंग में मदद दे सकती थी। नहीं, ये ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि जो CIA की इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि सीज फायर के दौरान जो है चाइना जो है कुछ वेपन स्मगल करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर वहां से नहीं हुए तो आप जानती हैं कि ईरान का जो बॉर्डर है वो बहुत सारे मुल्कों के साथ लगता है, उसको में कैस्पियन सी भी मौजूद है। कहीं ना कहीं से वो हथियार जो है रशिया दे देगा या चाइना दे देगा। अगर हथियार ना भी दें तो आप ये बात याद रखें कि जो बाइडू है, जो GPS पे का की तरह एक सिस्टम है, वो बड़ा इफेक्टिव है। रियल टाइम में चाइनीज ने पिछली दफा भी इंटेलिजेंस दी और 1 दर्जन से ज्यादा जो है अमेरिकी हथियारे जो है वे गिराए गए हैं और वो एक्सटर्नल फायर के बगैर हुआ है। इसका मतलब यह है कि जैमिंग टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की गई है। तो अमेरिका की जो रही सही खाक है वो भी जाती रहेगी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को ये मशवरा दिया जा रहा है कि अगर मुज़ाकरात हो जाएं, कोई हमें फेस सेविंग मिल जाए तो ठीक है, वरना यहाँ से आप बाहर निकलें। आप जितना इसमें आगे जाएंगे आप दलदल में पड़ेंगे। देखिए, वो जो बात उसने की है ना कि हमें मुझे न्यूक्लियर कोड दो, वो फ्रस्ट्रेशन में बात कर रहा है, बिकॉज साइकोलॉजिकली ये बंदा स्टेबल नहीं है। तो पेंटागन को इस वक्त बड़ा खौफ है कि ये इनसे कोई ऐसा फैसला ना करवा ले जो कि बड़ा खतरनाक हो। तो और दूसरी जानब असल मसला जो है वो शैतान आज़म इसराइल का है कि वो क्या करेगा। मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त इसराइल की जो स्ट्रेटजी ये है और जिसमें पार्शली वो कामयाब भी हुए हैं कि जो लबनान और इसराइल की जंग हो रही है उसमें इस फायर बंदी के साथ, इस डील के साथ उसको कनेक्ट ना किया जाए और वो लबनान के कोई 1200 स्क्वायर किलोमीटर इलाके के ऊपर कब्जा कर ले, जिसमें कम से कम 10 किलोमीटर तक कर लिया है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद राना साहब आपके वक्त का। प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। नाज़रीन,
नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब डोनाल्ड ट्रंप का एक नया बयान आया है कि जुम्मे और हफ्ते के रोज़ जो है वो एक अच्छी खबर, बड़ी खबर जो है मिल सकती है। ईरान ने वाज़े कह दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी के बायस जो है ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नियाज़ मुर्तज़ा, एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल अफेयर्स, और इनके हमरा हैं मेजर जनरल रिटायर समरेज सालिक साहब, दिफाई तज़ियाकार हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं डॉक्टर नियाज़ का। डॉक्टर नियाज़, जुम्मे के रोज़ ये इंडिया दिया जा रहा है कि ईरानी वफ्द भी आ सकता है और अमेरिकन डेलीगेशन जो है वो भी इस्लामाबाद आएगा और एक बार फिर जो है वो मुज़ाकरात होंगे। पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान मौजूद है कि सीज़ फायर में तोसी नहीं होगी, लेकिन एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों से और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मेहनत से हमने देखा कि ये जंग जो है इसमें मज़ीद तोसी कर दी गई है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अब यही सूरत हाल है कि ट्रंप की बात का बहुत ज़्यादा आप यकीन तो नहीं कर सकते, मगर उम्मीद फिर भी हमें यही करनी चाहिए कि कोई अच्छी खबर आए। पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, ईरान से भी बातचीत कर रहा है, अमेरिका को भी समझाने की कोशिश कर रहा है। अब ट्रंप का मसला ये है कि वो एक घंटे में तो अमन की बात करते हैं, फिर अगला उनका बयान आ जाता है कि जी हम तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, पूरी सिविलाइजेशन को सफाई हट्टी से मिटा देंगे। तो इन तमाम बातों से कोई बहुत ज्यादा ठोस जो है वो एक राह नहीं समझ आती कि अमेरिका का जो है क्या मुद्दा है। अब ईरान ने तो बड़ी साफ तरीके से ये कहा है कि जी उनकी शर्त ये है कि अगर उन्होंने आपनाए हुर्मुज़ खोल दी है, जो कि पूरी दुनिया की डिमांड थी कि जी इससे ऑयल सप्लाई पे असर पड़ रहा है, तो बड़ा अच्छा इकदाम किया कि ईरान ने जो है उस पर जो है अपनी पहरे हटा दिए। मगर अब अमेरिका को भी फिर यही चाहिए कि जो उन्होंने बंदिशें लगाई हुई हैं आपनाए हुर्मुज़ पे, उनको भी हटाए, वरना तो फिर सप्लाई बंद रहेगी। मगर ये कि ट्रंप साहब जो है वो अभी भी यही चाह रहे हैं कि उनकी जो शराइत हैं उन पे बातचीत हो जाए। बस जो एक पैटर्न नजर आ रहा है वो ये है कि हर बात को वो आहिस्ता आहिस्ता तस्लीम किए जा रहे हैं और जो हक की बात है, जो समझदारी की बात है, उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। तो अब हमें उम्मीद ये है कि अगला उनका जो बयान होगा वो ये होगा कि जी ठीक है, हम भी जो है रेसिप्रोकेट कर रहे हैं ईरान का स्टेप, और हम भी जो है खोल रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ताकि जो ऑयल सप्लाई है वो जो है पूरी दुनिया को पहुंच सके। अगर ये दोनों स्टेप्स भी हो जाएं कि सीज फायर रहे और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो खुल जाए, तो जो दो बर्निंग इश्यूज हैं जिससे पूरी दुनिया पे असर पड़ रहा है कम से कम वो तो हल हो जाएंगे। उसके बाद जो ज्यादा गंभीर मसले हैं, मसलन जो न्यूक्लियर प्रोग्राम, फिर जो ईरान चाह रहा है कि उन पे जो पाबंदियां लगी हुई हैं अमेरिका की तरफ से वो हट जाएं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उन पे भी उम्मीद कर सकता है इंसान के वो भी हो जाएंगे। मगर जो सबसे तो बड़ी चीजें हैं जिनकी पूरी दुनिया को तकलीफ है वो यही है कि जी सीज फायर कायम रहे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खुल जाए। बिल्कुल ठीक है। सबरेज साहब, पाकिस्तान अमन की कोशिशें कर रहा है और ये इंडिया भी दिया जा रहा है कि हफ्ता अहम है और हम देखेंगे कि दोनों फरीकैन जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ सकते हैं। पाकिस्तान जो है वो अमन के लिए कोशिशें भी कर रहा है, लेकिन ये भी बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट में उनके सोशल पैगामात में हम देखते हैं कि फील्ड मार्शल का नाम आता है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम आता है। ये जंग इस वक्त अमेरिका के हक़ में नहीं है, तो क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान एक फेस सेविंग दे रहा है अमेरिका को? क्योंकि जो उनका ट्वीट आया था जिस पे पहले ये कहा गया था कि सीज़ फायर में तोसी नहीं होगी, लेकिन फिर उनके बयान में जो है वो चेंजिंग आई और कहा कि हम सीज़ फायर में तोसी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम भी लिया, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का भी नाम लिया। क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच मैम, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, हम लोग मिलिट्री स्ट्रैटेजी में कहते हैं कि दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, डिक्लेरेटरी पॉलिसी जो आप अनाउंस करते हैं और ऑपरेशनल पॉलिसी जो आप एक्चुअली फॉलो करते हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हमें उसी पैराए पे देखना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक दफ़ा कहेंगे कि मैंने सीज फायर एक्सटेंड नहीं करना क्योंकि उन्होंने प्रेशर बनाना है अपोजिंग पार्टी के ऊपर, और फिर वो ऐन वक्त पे जब उनके लिए जाहिर है कि वो ऑपरेशनली उसको नहीं चला सकते तो वो फिर उसको सीज फायर को एक्सटेंड कर देंगे। पहला जो राउंड हुआ, ऑल्दो उसमें बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने एक एग्रेसिव स्टांस लिया और ब्लॉकेट कर दिया, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। पहले 24 घंटे में ही वो ब्रीच हो गया था। तो ईरानियंस ने सेकंड राउंड, मैं समझता हूँ कि ये अमेरिकन एक्शंस हैं जिसकी वजह से सेकंड राउंड टाइमली नहीं हो सका।
एक्चुअली उसे आज के दिन होना था, मतलब डे प्रायर टू जो सीज फायर है उसकी लिमिट खत्म होने से एक दिन पहले, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि ईरान ने कंडीशन लगा दी कि जब तक ब्लॉकेड नहीं हटता हम बातचीत के लिए नहीं आएंगे। मेरे नज़दीक अमेरिका के पास और ऑप्शन नहीं है बातचीत के अलावा। बूट्स ऑन ग्राउंड बहुत उसके स्फेयर कॉन्सिक्वेंसेज हैं और न्यूक्लियर के उससे भी ज़्यादा स्फेयर कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अनथिंकेबल है दोनों चीज़ें। सो इस सिचुएशन में अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान की जो एफर्ट्स है इंडीड दोज आर कमेंडेबल, क्योंकि ना सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हमारा ब्रादर मुल्क नेबर जो है वो उससे जारियत ख़त्म हो, और दूसरा हम खुद भी इससे इम्पैक्ट होंगे। हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट है कि हमारे बिल्कुल नेबरहुड में इतनी बड़ी एक जंग हो रही है जिससे हम खुद भी मुतासर हो सकते हैं। पाकिस्तान की कोशिश मुझे उम्मीद है कि रंग लाएंगी। सेकंड राउंड या मे बी थर्ड राउंड जब भी होता है, और जैसे अभी कहा जा रहा है कि फ्राइडे को सेकंड राउंड होने के चांसेस हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है इससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलेंगे, बिकॉज मेरे नज़दीक अमेरिका के पास नेगोशिएशंस के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। समरेश साहब, ईरान का भी बयान मौजूद है कि जनूबी हमसाय ममालिक को खबरदार किया है ईरान ने कि अगर उनकी ज़मीन ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई तो तेल की पैदावार को अलविदा कहना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि गल्फ़ ममालिक जो हैं क्या वो ईरान पे हमला कर सकते हैं? अमेरिकन अड्डे वहाँ पे मौजूद हैं जिसमें चंद तो खाली हो गए हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस जंग में जो सबसे बड़ा लॉस हुआ अमेरिका का वो हुआ है कि उसकी जो अलायंसेज हैं वो ब्रेक ऑफ हो गई। जो वो स्टॉन्चेस्ट अलायंस जो जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं जाता था कि अमेरिका को छोड़ेंगे, वो भी उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। लाइक साउथ कोरिया, जापान, यूके, ये लोग भी अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे नज़दीक अमेरिका ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है कि वो बातचीत के अलावा उसके पास ऑप्शन कोई नहीं, और उसके लिए अमेरिका को डेफिनेटली एक वॉर ट्रॉफी भी चाहिए। सो हो सकता है कि न्यूक्लियर डोमेन में न्यूक्लियर एक डील हासिल की जाए। ऑफ कोर्स इट विल बी ऑन द गिव एंड टेक बेसिस, और उसको डिक्लेयर किया जाए कि चूंकि हमारा ऑब्जेक्टिव था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना हासिल करे, वो हमने अचीव कर लिया, तो हम जंग जो है वो जीत चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अमेरिकन ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि पासदाराने इनकलाब और सिविलियंस लीडरशिप के दरमियान जो है वो इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, यानी कि अब्बास इराक़ची साहब जो थे वो विलिंग थे कि हम पाकिस्तान जाएं, मुज़ाकरात करें, लेकिन पासदाराने इनकलाब की जानिब से जो है वो इख्तलाफात सामने आए, जिसके बाइस हमने देखा कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात नहीं हुए। ऐसे कुछ अमेरिकन कह रहे हैं, इस पर आपका क्या तज्ज़िया है? मेरा ख्याल है अमेरिका की तो कोशिश ये है कि किसी तरह वो डिवाइड एंड रूल, जो बहुत पुरानी पॉलिसी होती थी कॉलोनियलिज्म की और अब इंपीरियलिज्म की है, अमेरिका उसी पे चल रहा है कि किसी तरह जो है डिविजन्स क्रिएट करे, एक दूसरे पे शुबात क्रिएट हो। मगर अभी तक जो है ईरान की पूरी कौम जो है, उनकी लीडरशिप बिल्कुल मुत्तहद है कि एक नाजायज़ जंग जो है वो उन पर थोपी गई है, और ये उनका कोई इरादा नहीं था कि जो वो इस जंग में शामिल हों या वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करें, या जो उनको हमले करने पड़े हैं आसपास के ममालिक पे अमेरिकन बेसिस पे, उनमें से किसी को वो करने पे तैयार नहीं थे। उनको मजबूर किया गया है कि जी अपने सेल्फ डिफेंस में ये सब उन्हें करना पड़े। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई वहाँ से हमें खबरें आ रही हैं, पाकिस्तानी मीडिया या जो आसपास की मीडिया है वो कोई इस किस्म को रिपोर्ट कर रही है। मसला ये होता है कि बातचीत उस वक्त होती है ना कि जब दोनों फरीक जो हैं बराबर के एक लेवल ग्राउंड पे हों। अब आप देखें, जो दो बड़े मसाइल का मैंने जिक्र किया था, ओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और सीज फायर, ईरान ने तो वो दोनों चीज़ें कर दी हैं। सीज फायर पे भी वो आमादा है, सीज फायर पे अमेरिका भी आमादा है, मगर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का खुलना है ईरान की तरफ से तो वो खुल गई है। अब जो उसमें मसला रह गया है वो अमेरिका की तरफ से रह गया है कि जी जब एक दफ़ा ईरान ने खोल दी तो आपने उस पर पाबंदी क्यों लगा दी। अब अमेरिका उससे इस्तेमाल करना चाह रहा है इस पहलू से कि जी ईरान की जो है इकॉनमी तबाह हो जाएगी। क्या समझते हैं आप कि इसमें पाकिस्तान का रोल अहम होगा? क्योंकि सीज़ फायर में तोसी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कहने पे की गई है, डोनाल्ड ट्रंप का जो है उस पर बयान भी मौजूद है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी के हवाले से भी पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर सकता है। नहीं, ये तो बयान ऑलरेडी आ गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि हमने अपनी तरफ से ये मशवरा दिया है
कि चूंकि ईरान ने खोल दी है तो अमेरिका भी खोल दे, और उसके बाद जो है ये एक आखिरी शर्त है ईरान की, वो मान ली जाएगी तो फौरन मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। ये तो मसला ये है ना कि अमेरिका जैसे मुल्क को दुनिया की कौन सी ताकत है जो समझा सकती है ना। यूरोपियन यूनियन कामयाब हो पा रहा है, जो उनके करीब तरीन ममालिक हैं, यूके, जर्मनी, सब नाला हैं ट्रम्प से, मगर ये कि कोई इस पोजीशन में नहीं है कि वो अमेरिका को समझा सके। तो पाकिस्तान तो कोशिश ही कर सकता है ना, पाकिस्तान के अपने बहुत सारे मसाइल हैं, मगर फैसला तो आखिर में अमेरिका को ही करना है, और अमेरिका फैसला तब करेगा जब उसके इंटरनल इकोनॉमिक और डोमेस्टिक प्रेशर्स उन पे पड़ना शुरू होंगे ट्रम्प पे, कि जी उसकी जो ओपिनियन पोल्स में है अब 32% जो है अप्रूवल रेटिंग रह गई है, जो अमेरिकी स्टॉक मार्केट है, इकोनॉमी है, पेट्रोल की प्राइसेस हैं, सब पे बुरा असर पड़ रहा है। तो जब वो चीजें उनको बाइट करेंगी ना, तब उनकी जो है अकल खुलेगी। तो उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि अगर वो अब जुमे की बात कर रहे हैं तो हो सकता है उनका जुमेरात कल तक ये ऐलान करने का इरादा हो कि ठीक है हम भी खोल देते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। हालांकि वो पाबंदी को भी कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं है। ये खबरें आ रही हैं कि 35-40 के करीब शिप्स जो है वो ईरान की गुजरी हैं जब से उन्होंने पाबंदी लगाई है। तो हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि जल्द से जल्द उन पर ये अकल आ जाए ताकि मुज़ाकरात हो और ये मामला जो है निपटने की तरफ जाए। बिल्कुल ठीक है। सालिक साहब, डोनाल्ड ट्रंप का एक ये भी कहना था कि हमने जो ब्लॉकेड लगाया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में, उस पर $500 मिलियन का नुकसान ईरान को हो रहा है, यानी कि माशी एतबार से जो है वो हम देखेंगे कि ईरान की मईशत नीचे जा रही है। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के जो बयानात हैं वो बहुत मोस्टली कंट्रोडिक्टरी होते हैं, और मैं समझता हूँ कि जो ख्वाहिशात या जो उनकी विश होती है वो उसको पेश कर देते हैं कि ये हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा था कि पूरी नेवी जो हमने गर्क कर दी है ईरान की, ईरानियन नेवी अभी भी ऑपरेट कर रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने ईरानियन लीडरशिप को उड़ा दिया, कोई है ही नहीं वहाँ पे जिससे मुज़ाकरात करूं। अभी मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। ये जो लॉसेज हैं डेफिनेटली, एक तो ये कि एग्जेजरेटेड होते हैं, दूसरा ये कि ये डिपेंड करता है कि हाउ मच इट इज़ हर्टिंग ईरानियंस। अगर ईरानियन अपना नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कन्वर्सली अगर आप देखें तो अमेरिका का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अमेरिका के जो एक्सपेंसेस जब तक ये जंग लड़ते रहे हैं, दे वर समथिंग लाइक $1 बिलियन पर डे। सो दिस इज़ अ ह्यूज अमाउंट। और मेरे नज़दीक इस वक्त अमेरिका के लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं एज कम्पेयर टू ईरानियंस। और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ट्वीट्स हैं मोस्टली मैनी टाइम्स उनका पर्पस ऐसे लगता है कि वो दोज आर मेंट टू ड्राइव द फाइनेंशियल मार्केट्स ऑफ यूएस। उनका कोई कॉन्फिडेंस रिवाइव करना, इस तरह की बातचीत होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक, क्योंकि जो ईरान जो कॉन्फिडेंस और सेल्फ एश्योरेंस डिस्प्ले कर रहा है, वरना अगर ईरान किसी तरीके से हर्ट हो रहा होता तो वो भागते हुए आ जाते सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स के लिए। उन्होंने रिस्ट्रिक्शन मतलब एक कंडीशन ले की, सो दैट मीन्स कि उनको बहुत ज़्यादा ये पिंच नहीं कर रही ये चीज़ें। अच्छा समरीत साहब, द गार्डियन की एक रिपोर्ट है जिसे हामिद मीर ने भी कोट किया है, और उनका कहना था कि 17 से 20 लोगों ने प्रेडिक्शन की थी, या आसान अल्फाजों में ये कह लें कि शर्त लगाई थी 27 फरवरी को कि शहीद आयतुल्लाह खामनाई जो हैं वो सरबराह नहीं होंगे ईरान के। और 7 अप्रैल को भी एक प्रेडिक्शन की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि सीज़ फायर हो जाएगा, और ये तमाम के तमाम लोग जो हैं वो अमेरिका से बिलोंग करते थे। ये कैसे मुमकिन है कि इन तमाम चीज़ों की प्रेडिक्शन हो जाना, क्योंकि हम इस वक्त आला क़यादत की बात कर रहे हैं, और ये तमाम लोग अमेरिकन थे, और द गार्डियन क्योंकि एक बड़ा जरीदा है उसने इस खबर को रिपोर्ट किया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि इवन मेरे जैसे लोग वो रिकमेंडर हमारी असेसमेंट में 2026-25 की जंग में जो ईरान और इजराइल की हुई थी उसमें कई ऐसे रियलिटीज़ इमर्ज हुई थी जिसके ऊपर बेस करते हुए अमेरिका को ये जंग अवॉइड करनी चाहिए थी। हम खुद असेस कर रहे थे कि अगर अमेरिका ये जंग करता है तो क्या 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 ऑप्शन होंगी ईरानियंस के पास। लेकिन इट इज़ सो सरप्राइजिंग, एक सुपर पावर, उनकी असेसमेंट भी फॉल्टी थी, उनके एस्टिमेट्स भी फॉल्टी थे, और उन्होंने सही अपने दुश्मन को पढ़ा ही नहीं कि वो करेगा क्या। सो ईरानियंस ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को ब्लॉक किया तो वर्चुअली ये जंग जो है, पहले अगर 3 कंट्रीज़ के दरमियान थी, ईरान, इजराइल, अमेरिका, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इनडायरेक्टली इफेक्ट हुए, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ब्लॉक होने से पूरी दुनिया इम्पैक्ट होना शुरू हो गई है।
ऑयल की सप्लाई जो है वो हैम्पर हो रही है और लोगों का जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अमेरिका जो है वो काफ़ी हद तक ये इसमें लोअर विकेट पे चला गया और अब मैं समझता हूँ कि ईरानियंस की जो पोजीशन होगी नेगोशिएशन टेबल के ऊपर वो पहले से बेहतर होगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर नियाज, क्योंकि सीज फायर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकन सेनेटर एलिजाबेथ वॉर्न, उन्होंने ये ट्वीट भी की है, ये पैगाम दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को एक कोने में ला खड़ा किया है। इस जंग से हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की साख खासा मुतासर हुई है और आने वाले चंद माह में जो है अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं। 25वीं अमेंडमेंट के हवाले से भी बातचीत हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? जी, यही तो मेन प्रेशर है ट्रंप पे, वरना तो वो किसी की बात तो सुनते नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे यूरोपियन यूनियन वाले हों, किसी की वो सुनने को तैयार नहीं होते। जो चीज़ उन्हें पिंच करती है कि जी अमेरिकन स्टॉक मार्केट और जो ओपिनियन पोल्स हैं वो उन्हें क्या बता रहे हैं। और इस वक्त अमेरिका में उनकी ये हालत है कि 32% जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल आए हैं उसमें उनकी अप्रूवल रेटिंग 32% खाली रह गई है, जो कि लोएस्ट है इस टर्म में ट्रम्प की रेटिंग। इसी तरह जो है पेट्रोल की प्राइसेस जो है $4 से ऊपर चली गई हैं। तो तमाम तरह से डोमेस्टिक जो है उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो नवंबर में इलेक्शन होंगे उसमें रिपब्लिकन पार्टी जो है वो हाउस और हो सकता है सेनेट दोनों हार जाएं, और अगर वो दोनों हार गए तो फिर ये दोबारा चांस होगा कि जी इम्पीचमेंट की तरफ जो है बातचीत जाए। जिस तरह पहले टर्म में 2 दफा इनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशंस आए थे, तो ये भी उम्मीद की जा सकती है। तो यही प्रेशर्स हैं जो अभी तक जो है ट्रम्प जैसे हद से ज्यादा वॉर लाइक आदमी को जो है कुछ एक बंदिश में रखे हुए हैं, वरना उनका बस चलता तो वो इससे ज्यादा बहुत कुछ कर सकते। तो अब आपने इसकी भी बात की कि जी लोग प्रेडिक्शंस कर रहे थे, ये तो एक पूरा एक वहां पे गैंग है ना, ट्रम्प की जो पूरी फैमिली है वो बिजनेस के अंदर है। हर रोज कोई ना कोई इस किस्म की खबर आ जाती है कि किस तरह उनको इनसाइडर न्यूज मिल जाती है। अच्छा, कतल कलामे की माजर चाहूंगी डॉक्टर नियाज, सुबह उठते ही वो एक पैगाम एक्स पे लिख देते हैं और हम देखते हैं कि आया तो तेल की कीमतें जो हैं वो बिल्कुल ही नीचे आ जाती हैं या फिर बिल्कुल ही आसमान से बात करने लगती हैं। जी, अब आप देखें ना, ये फ्राइडे का जो उन्होंने ऐलान किया है उसकी भी तो एक वजह है ना कि फ्राइडे इज द लास्ट डे ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, और ये जो ऑयल मार्केट्स वगैरह हैं फिर उसके बाद तो 2 दिन की छुट्टी आ जाती है ना। तो अब इन्होंने जुमे तक का सहारा दे दिया, तो अब जो है थोड़ा सांस लेगी मार्केट। क्यों हो, देखो जुमे तक तो है शायद कोई बातचीत शुरू हो जाए और इतना जो मंदी का रुझान है वो शायद थोड़ा बहुत रुक जाए, फिर वीकेंड आ जाएगा। तो इसी तरह जो है ट्रम्प जो है ये बातचीत चलाए जा रहा है। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कहना कि जी ये वाकई मार्केट को देख के बात कर रहा है, ये हकीकतन बात कर रहा है और अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक बात कर रहा है। तो इसमें मेरा ख्याल है हमें ये देखना चाहिए, अब ट्रम्प को कोई डायरेक्ट तो न्यूज़ नहीं है, ट्रम्प को तो जो खबरें मिल रही हैं वो पाकिस्तान की तरफ से मिल रही हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से तो अभी तक यही है कि जी ज़रा सब्र करें और देखें सूरत हाल किस तरफ जाती है। जब एक दफ़ा आपको पाकिस्तान की तरफ से या ईरान की तरफ से ये ऐलान आ जाए कि हाँ जी अब दोबारा बातचीत इस तारीख को हो रही है, तब उसको जो है सीरियसली मेरे ख्याल लेना चाहिए। ट्रम्प की बातें तो आधी जानी होती हैं। बिल्कुल ठीक है सालिक साहब, ट्रम्प के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, उनके बयानात के हवाले से भी बात कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो रूस और चाइना को हुआ है। और खलीज ममालिक में अमेरिका की एक साख थी, अड्डे मौजूद थे, लेकिन चंद रोज़ पहले, गालिबन 2 से 3 रोज़ पहले हमने देखा कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का रब्ता हुआ है चीनी सदर से, और इस रब्ते में जो है वो माशी एतबार से भी बातचीत हुई है, अस्करी एतबार से भी बातचीत हुई है। तो जो असर रसूख था अमेरिका का खलीज ममालिक में वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है इस जंग के बाद। मैम देखिए, ये तो मेरा ये ख्याल है कि इस जंग के बाद जो मिडिल ईस्ट है उसके खदोखाल डिफरेंट होंगे। मिडिल ईस्ट ने अपनी सिक्योरिटी को सबलेट किया था यूएस को, और सबसे बड़ा जो सबक इस जंग में इमर्ज हुआ है वो ये है कि सिक्योरिटी एक ऐसा फील्ड है जो किसी और के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते, आपको अपनी सिक्योरिटी खुद करनी पड़ती है। इन ममालिक के पास ज़ाहिर है वसाइल बहुत ज़्यादा है, कुदरती वसाइल हैं, तो इस वजह से, और वो कैपेसिटी नहीं है, मैन पावर वो नहीं है कि ये खुद अपनी सिक्योरिटी कर सकें, तो इसलिए ये किसी और के ऊपर रिलाई करते हैं। अमेरिका जो है वो तो उनके ऊपर जो उसकी अमेरिका की क्रेडिबिलिटी और जो उनका ट्रस्ट था वो तो बहुत बड़े तरीके से रोड हुआ है।
अगर अमेरिका और इजराइल इस जंग में शुरू से ही कुछ कामयाबियां हासिल कर रहे होते तो हो सकता था कि ये ममालिक भी उनके साथ रैली करके सपोर्ट करने लग जाते। जब उन्होंने देखा कि जो मेन प्लेयर है उसको ही मार पिटनी शुरू हो गई और वो अपना हेडवे नहीं बना पा रहा, तो इन ममालिक के लिए डेंजरस था कि कल को अगर ये एक नेगेटिव टर्न आउट होता है तो उस सूरत में इनका सेवियर कौन होगा। अब इस सिचुएशन में ये ममालिक जो है दे विल लुक फॉर एल्सवेयर, दे कैन लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान, दे कैन लुक टुवर्ड्स चाइना। तो ये जो एक और नए ब्लॉक बनेंगे ताकि ये अपनी सिक्योरिटी को गारंटी कर सकें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नियाज, एक खबर ऐसी भी आई है कि अमेरिका और फिलीपाइंस के दरमियान जो मशक़ें होती हैं वो जारी हैं और फॉर द फर्स्ट टाइम जो है इन मशक़ों में जापान को भी इंक्लूड किया है, जिस पे चाइना का बयान भी मौजूद है। और क्योंकि जापान और चाइना का जो है वो क्लैश एक सामने आता है, तो अमेरिका ईरान से लड़ने के बाद हम देखेंगे कि क्या ये अहमकाना हरकत कर सकता है कि चाइना के साथ भी अपनी बातचीत ख़राब करे। ऑल दो मई के दूसरे हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप का दौरा भी है चीन का और उनका बयान भी मौजूद है कि मेरे बड़े ही अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ये सिर्फ एक जंग है और जब मैं चाइना जाऊंगा तो शी जिनपिंग जो है वो मुझे गले भी लगाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा राइवल तो दुनिया में अमेरिका का चाइना ही है, जो उनको इस कदर शदीद इकोनॉमिक चैलेंज दे रहा है। और ये ईरान वगैरह से तो इनकी सिक्योरिटी के मामलात है ना, कोई इकोनॉमिक थ्रेट तो नहीं है, तो चाइना ही को वो सबसे बड़ा अपना राइवल समझते हैं। और ये ओबामा के दरमियान तो ये कि ये पिवट भी अनाउंस हो गया था कि जी मिडिल ईस्ट इज नो लॉन्गर प्रायोरिटी फॉर अस, और हम जो है अब हमारा मेन फोकस चाइना पे होगा। मगर वहाँ पे मुसीबत ये है कि इजराइल कुछ ना कुछ उन्हें ऐसी हरकत कर देता है मिडल ईस्ट में कि मजबूर हो जाता है अमेरिका के फिर वो अपना पिवट बदल के मिडल ईस्ट पे जाए, वरना वो तो काफ़ी साल से यही कोशिश कर रहे हैं कि चाइना पे फोकस करें। और चाइना पे ज़ाहिर है वो मिलिट्री एडवेंचरिज्म तो नहीं कर सकते, चाइना की खुद इतनी मिलिट्री स्ट्रांग है, मगर वो इकोनॉमिकली जो है उसे वो कमज़ोर करना चाह रहे हैं। और ईरान को भी जो वो रजीम चेंज चाह रहे हैं वो उसमें भी यही मकसद है कि वेनेजुएला और चाइना जो ईरान जो है वो सबसे बड़े वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स हैं टू चाइना ऑयल के, और अगर उनको पर अमेरिका कब्जा कर लेता है तो जो सस्ता तेल अब चाइना को मिल रहा है वो उसको मिलना बंद हो जाएगा। तो चाइना पे वो इकोनॉमिक जो है प्रेशर डालना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज कि जी उसको किस तरह अंडरमाइन किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि मिलिटरिज्म तो नहीं अपनाएंगे, मगर इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज वो जरूर ऐसा अपनाना चाहेंगे कि चाइना की इकोनॉमी पे जो है नेगेटिव असरात पड़े। अच्छा डॉक्टर नियाज, क्योंकि चाइना से ईरान से एक ऑयल टैंकर जो है वो चाइना गया था जिसे अमेरिकन नेवी ब्लॉकेड ने जो है रोका नहीं था, लेकिन चाइना से जो जहाज़ ईरान आ रहा था उसे तहवील में ले लिया गया और अमले के बारे में भी यही बताया जा रहा है कि वो इस वक्त अमेरिकन की हिरासत में है। एक जगह तो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, एक जगह बात हो रही है इस्लामाबाद आने की, और दूसरी जगह अमेरिका की जानिब से इस तरह का रद्द अमल। इस पर क्या कमेंट करेंगे? जी बिल्कुल, यही ना सबसे बड़ा हर्डल तो यही है कि अमेरिकन पॉलिसी जो है वो बिल्कुल हैज़र्ड है और वो इमेच्योर लोगों के हाथों में है। ट्रम्प और उसके जो सर्किल है, अब आप जो उनका डिफेंस सेक्रेटरी है हेक्सन, उसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है डिफेंस मामलात में, और जो उनके पास हैं अभी ये जेरेड कुशनर जो उनके सन इन लॉ हैं और विटकॉफ जो हैं, इन लोगों का क्या तजुर्बा है? ना डिप्लोमेसी का तजुर्बा है, ना डिफेंस का तजुर्बा है, इनका सिर्फ बिजनेस का तजुर्बा है कि किसी ना किसी तरह हम अपनी दौलत बढ़ा सकें। तो दुनिया का ताकतवर तरीन जो मुल्क जो है वो इकोनॉमिक लॉबीज के हाथ में फंस के जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जेडी वेंस जो है वो 2022 या 2023 में जो है वो अमेरिकन पॉलिटिक्स में आए थे। जी बिल्कुल, ये सारे जो लोग हैं बिल्कुल नए हैं, ना इन्हें डिप्लोमेसी का पता है, ना इन्हें वॉर का पता है, और बिल्कुल उल्टी सीधी ये पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं। और जो इनके एक्सपीरियंस लोग हैं उनको बिल्कुल साइडलाइन किया गया है, और ये हर रोज किसी ना किसी का बयान आ जाता है, किसी इंटेलिजेंस चीफ का, किसी जनरल का, कि ये हम क्या अहमकाना पॉलिसीज अपना रहे हैं अमेरिका में, मगर ये किसी की सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है। समरीर साहब, ये बताइएगा, क्योंकि अमेरिका तो इस जंग में कूद पड़ा था, ये जंग अमेरिका की नहीं थी, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि कई बयान जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वापस लिए हैं, यू टर्न किया है, लेकिन इसराइल जो है वो इस वक्त तैयार बैठा है
आईडीएफ का कहना है कि अगर मुतालबात पूरे नहीं होते, मुआहिदा नहीं होता, तो फिर इसराइल जो है वो ईरान पे हमला कर सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इन तमाम चीज़ों से इस वक्त भी इसराइल ने सबक नहीं सीखा और इसराइल जो है एक नई जंग का आगाज़ दोबारा कर सकता है ईरान के साथ? देखिए, मेरे नज़दीक इसराइल ने दोनों 25 की जो जून 25 की जो जंग थी और ये जो 26 वाली जंग है, इसमें बहुत हैवीली रिलाई किया है अमेरिका के ऊपर। ऑल्दो हम ये कह सकते हैं कि पहले अगर इसराइल प्रॉक्सी था अमेरिका का, तो अब ऐसे लगता है कि अमेरिका प्रॉक्सी है इसराइल का। सो अगर बाय ओन इटसेल्फ अमेरिका को इस तरह की इसराइल इस तरह की एक्टिविटी करता है, तो मेरे नज़दीक उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होंगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत फेयर होंगे। अगर अमेरिका किसी नेगोशिएटेड पीस सेटलमेंट में जाता है, तो इसराइल को भी मजबूरन वही करना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि अमेरिका इस जंग से निकल जाए और इसराइल अकेला जो है वो लड़ना शुरू हो जाए। आपने वो भी देखा होगा कि टर्की, प्रेसिडेंट ऑफ टर्की तैयब अर्दोगान ने भी स्टेटमेंट दी थी कि अगर इसराइल ने मजीद कुछ तरह की कार्रवाइयाँ की तो हम भी जंग में शामिल हो सकते हैं। तो अगर इसराइल इस तरह की हरकत करता है, तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी कमबख्ती को दावत देगा और वो उसमें उसके और लेबनान के साथ मामलात आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अमेरिका में जो है वो मुज़ाकरात का दौर भी हुआ था, गालिबन 10 दिन का सीज़ फायर का भी कहा गया था और ईरान ने इस पर पुश किया था कि लेबनान पे जो है वो हमले बंद किए जाएं तो फिर हम पाकिस्तान आएंगे, और मुज़ाकरात का जो पहला दौर था वो इस्लामाबाद में भी हुआ था। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो इस वक्त दो एफर्ट्स चल रही हैं, एक है फॉर पीस बिटवीन यूएस एंड ईरान और दूसरी है फॉर पीस बिटवीन इसराइल एंड लेबनान। दोनों की नेगोशिएशन, दोनों के राउंड्स चल रहे हैं और मेरे नज़दीक ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। अगर यहाँ पे पीस होती है, नेगोशिएटेड सेटलमेंट होती है, तो वहाँ पे भी इसराइल को करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि इस जंग की गाप में बहुत सारे एरियाज ऐसे इसराइल ने ऑलरेडी पकड़ लिए हैं जो इसराइल क्लेम करता है कि वो उसका सिक्योरिटी पैरामीटर एनहांस करता है। तो इसलिए वो कुछ कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। लेकिन अगर ये बड़ी जंग बंद होती है नेगोशिएटेड सेटलमेंट के तहत, तो लेबनान के खिलाफ भी जो इसराइल है उस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं कर सकेगा। यूरेनियम के मामले पे क्या कहेंगे? अमेरिका ने ये पॉइंट्स भी भेजे थे, कुछ निकात भी हैं, ऐसी इतलात मौसूल रही कि यूरेनियम जो है वो किसी और ममालिक मुंतकिल किया जाए, पाकिस्तान या फिर किसी दूसरे ममालिक। यूरेनियम जो है वो आप पावर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हेल्थ के हवाले से भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बारहा ये कह चुके हैं कि ईरान को जौहरी हथियार बनाने नहीं देंगे। आपको लगता है कि इस निकात पे ईरान जो है वो बासानी आ जाएगा मुज़ाकरात की मेज़ पे? देखिए, जो न्यूक्लियर इशू है उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जो बड़ी बंदिश है ईरान के लिए वो इमाम खमीनी का वो फतवा है जिसमें उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो जस्टिफाइबल नहीं और इलीगल है बिकॉज इनका इससे नुकसान ह्यूमैनिटी का होता है। तो मेरे नज़दीक वो बड़ी रुकावट है उनके रास्ते में। बट अमेरिका और इसराइल इन्होंने एक बहाना बनाया न्यूक्लियर वेपन्स का। इराक में भी इसी तरीके से उन्होंने बहाना बनाया था। एक्चुअल मकसद कुछ और थे। अभी जब नेगोशिएशंस की बात आती है तो मेरा ये ख्याल है, मेरी असेसमेंट है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को कुछ एश्योरेंस है कि न्यूक्लियर डोमेन के ऊपर उनका एग्रीमेंट हो जाएगा। जो अभी तक इशू नजर आ रहा था वो दो थे। एक तो ये है कि ईरान तो कह चुका है कि हमने न्यूक्लियर बनाने की हमारी कोई इंटेंशन नहीं है। दूसरा ये है कि जो ऑलरेडी उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है उसका डिस्पोजल क्या होगा। सो अमेरिका अभी भी प्रेस कर रहा है कि ये कहीं और होना चाहिए, किसी न्यूट्रल जगह पे या अमेरिका को हैंड ओवर किया जाए। ईरान शायद इस चीज़ पे ना माने, लेकिन बाकी कुछ ऐसी एश्योरेंसेस और गारंटीज ईरान दे सकता है, लाइक IAEA की जो इंस्पेक्शंस है कि वो जो है वो इस रास्ते पे चलने का नहीं सोचेंगे। ये ऑफर कर सकता है कि जो हमारे एसेट फ्रोज है उसे अनफ्रीज किया जाए, जो इनके फ्रीज एसेट्स। वो तो डेफिनेटली ईरान की डिमांड होगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब, आपके वक्त का उनके हमरा थे। डॉक्टर नियाज मुर्तज़ा साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, जुम्मे के रोज़ जो है वो इंडिया दिया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि कोई बड़ी खबर आ सकती है और एक बार फिर हम देखेंगे दोनों फरीकैन ईरान और अमेरिका पाकिस्तान आएंगे, मुज़ाकरात होंगे और पाकिस्तान जो है वो अमन की कोशिशें कर रहा है। दोनों फरीकैन को कई सालों बाद मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आया है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।